हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन कौन से अधिकार होते हैं, इस पर आधारित सीरीज है और इसको नाम दिया गया है पांडुपोल श्रृंखला। पांडुपोल श्रृंखला में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार हैं वो सभी चर्चा किए जाएंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं ये सभी चर्चा किया जाएगा पांडुपोल श्रृंखला में। ये सभी क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन ईएमआरएस, एनबीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर आधारित पांडुपोल श्रृंखला का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। What was the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities adopted? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कब अपनाया गया था? 13 दिसंबर 2006, 1 अक्टूबर 2007, 1 अक्टूबर 2006, 13 दिसंबर 2007। तो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कब अपनाया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा 13 दिसंबर 2006। 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है वो आधारित था। किस पर आधारित था? दिव्यांग व्यक्तियों के कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं, इस पर आधारित कन्वेंशन हुआ था 13 दिसंबर 2006 को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा 13 दिसंबर 2006। अगला सवाल देख लेते हैं। सेकंड क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर लेड डाउन बाय द कन्वेंशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कन्वेंशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत निर्धारित किए गए थे? जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था उसमें दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कौन से सिद्धांत अपनाए गए थे? ऑप्शन देख लेते हैं। रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कन्वेंशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत निर्धारित किए गए थे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, जो सम्मान है उसके प्रति जो डिग्निटी उनको मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए, और साथ में इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिव्यांग व्यक्ति है तो वो दूसरे के निर्देश पर कार्य करे, दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी देनी है उनको। साथ में नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उनके बीच में कोई फर्क नहीं समझना है, उनमें अंतर नहीं देखना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हमको देखना है। इस सिद्धांत पर कन्वेंशन है वो आधारित था। और तीसरा हो जाएगा फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों को पूरा पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और इंक्लूजन इन सोसाइटी, समाज में उनका रोल हो, उनका अपना महत्व हो, इस पर आधारित सोसाइटी है वो निर्धारित की जाए। ये सभी सिद्धांत है दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कन्वेंशन में सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड। When did India ratify the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities? भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि कब की थी? यानी कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था तो वो कन्वेंशन को कब से लागू किया था भारत में? ऑप्शन देख लेते हैं। 13 दिसंबर 2006, 1 अक्टूबर 2007, 1 अक्टूबर 2006, 13 दिसंबर 2007। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 1 अक्टूबर 2007। 13 दिसंबर 2006 को इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन हुआ था। वो किस पर आधारित था? राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए किया गया था और इसको लागू कर लिया, अपनाया गया था, भारत के द्वारा भी अपना लिया गया। इन कन्वेंशन को भारत में लागू कर दिया गया, अपना लिया गया था। कब से लागू कर लिया गया, अपना लिया गया भारत के द्वारा? 1 अक्टूबर 2007 से इनको अपना लिया गया था। जो कन्वेंशन हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन हुआ था, उसको अपना लिया भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा 1 अक्टूबर 2007। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन डज द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कम इनटू फोर्स? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत ने इसको कब से लागू किया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑन द डेट ऑफ इट्स इनेक्टमेंट, ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट,
ऑन द डेट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। व्हेन डज द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कम इनटू फोर्स, मतलब कि भारत में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो कब से लागू हो गया, प्रभावी हो गया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, जो गजट नोटिफिकेशन आया था उसके पब्लिक होने के डेट को इसको लागू माना जाएगा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को फोर्स में माना जाएगा, लागू माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। और नॉलेज मंडली आपको बता रहा है कि ऑफिशियल गजट है वो कब आया था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का ऑफिशियल गजट है कौन सी डेट को आया था, 19 अप्रैल 2017 वाइड नोटिफिकेशन नंबर एसओ 1215 ई डेटेड 19 अप्रैल 2017 सी गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट सेकंड सेक्शन थर्ड सेकंड में ये गजट नोटिफिकेशन है वो आया था। तो यहाँ पर आपसे अगर डेट पूछ ली जाए तो कब से ये प्रभावी हो गया था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, कब से प्रभावी हो गया था, 19 अप्रैल 2017 से प्रभावी हो गया था। 19 अप्रैल 2017 से ये लागू हो गया था, पूरे देश में प्रभावी हो गया था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर आधारित पांडुपोल श्रृंखला का अगला सवाल देख लेते हैं। फिफ्थ, व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट, अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक क्या है। जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम बनाया गया था उसको शॉर्ट टाइटल क्या दिया गया था, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, और डी ऑप्शन हो जाएगा राइट्स ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। क्या सही उत्तर हो जाएगा, शॉर्ट टाइटल क्या दिया गया था, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो अधिनियम बनाया गया था उसका शॉर्ट टाइटल क्या हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसको शीर्षक दिया गया, नाम दिया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। 6, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपीलाट अथॉरिटी, अपीलीय प्राधिकारी की परिभाषा क्या है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार अपीलाट अथॉरिटी कौन होगी। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे एन अथॉरिटी नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14, an authority designated under subsection 1 of section 59, an authority notified under subsection 1 of section 53, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपीलाट अथॉरिटी, तो अपीलीय प्राधिकारी की परिभाषा क्या हो जाएगी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी क्या है, अपीलीय प्राधिकारी हो जाएंगे। एन अथॉरिटी नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14, अगर इसके तहत कोई अपीलाट अथॉरिटी बनाई गई है। एन अथॉरिटी डेजिग्नेटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 59, इसके तहत भी कोई प्राधिकारी है तो वो अपीलाट अथॉरिटी हो जाएगा। और सी में बताया गया है एन अथॉरिटी नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 53, सेक्शन 53 के तहत कोई प्राधिकारी है तो वो भी क्या हो जाएगा, अपीलीय प्राधिकारी कहलाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट फैक्टर्स हैम्पर द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन सोसाइटी, कौन से कारक समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी को बाधित करते हैं। दिव्यांग व्यक्ति है उनकी जो भागीदारी है, साझेदारी है समाज में, वो कौन से कारक हैं जिनकी वजह से वो भागीदारी से वंचित हो जाते हैं, कौन सी चीजें बाधा डालती है। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे कम्युनिकेशनल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। कम्युनिकेशनल फैक्टर्स हैं वो बाधा डालते हैं, साझेदारी है उसको बाधा डालते हैं। समाज में दिव्यांग व्यक्ति साझेदार होना चाहते हैं, साझेदार बनना चाहते हैं, परंतु कम्युनिकेट नहीं कर पाते, समाज में वो घुल मिल नहीं सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशनल फैक्टर उनके साथ में है, इसलिए समाज में वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। और कल्चरल फैक्टर्स है उनकी वजह से भी वो दूर रहते हैं, उनमें बाधा पैदा होती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी बाधा पैदा करते हैं क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्तियों के साथ में कमा नहीं सकते, उनके पास में धन दौलत नहीं होती। तो ये सब फैक्टर है जिनकी वजह से समाज में दिव्यांग व्यक्ति हैं वो पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं निभा पाते हैं, उनको बाधा पैदा होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 8, हु इज कंसिडर्ड ए केयर गिवर एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार देखभालकर्ता किसे माना जाता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है तो उनको कोई केयर की जरूरत होती है, केयर गिवर कौन कहलाएंगे, देखभालकर्ता कौन कहलाएंगे इस एक्ट के तहत। ऑप्शन देख लेते हैं ओनली पेरेंट्स,
ओनली फैमिली मेंबर्स, ओनली दोज हु प्रोवाइड केयर विदाउट पेमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स केयर सपोर्ट और असिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, देखभाल करता किसे मानेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स केयर सपोर्ट एंड असिस्टेंस। जो भी केयर देता है, सपोर्ट करता है, उनको सहायता देता है, वो सभी क्या हो जाएंगे, केयर गिवर हो जाएंगे। किसके तहत? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स केयर सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू द डिसेबल्ड पर्संस। नया सवाल देख लेते हैं 9। व्हाट डज द टर्म सर्टिफाइंग अथॉरिटी मीन इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में प्रमाणीकरण प्राधिकारी शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बना है। तो कौन व्यक्ति दिव्यांग है या नहीं है, इसका सर्टिफिकेशन कौन देगा? उसके लिए कोई अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। प्रमाणीकरण कौन करेगा कि ये व्यक्ति में दिव्यांगता है या नहीं है? तो यहाँ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में वो अथॉरिटी बताई गई है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, वो कौन होगी उसके लिए सेक्शन बनाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। एन अथॉरिटी डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 57, एन अथॉरिटी डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 1, एन अथॉरिटी डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 2, एन अथॉरिटी डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 3। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में प्रमाणीकरण प्राधिकारी शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? कौन प्राधिकारी है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा एन अथॉरिटी डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 57। जो सेक्शन 57 में प्राधिकारी होगा, अधिकारी होगा, जो प्रमाणीकरण कर सकता है, वो बताया गया है कि ये अधिकारी सर्टिफिकेशन कर सकता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा एन अथॉरिटी डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 57। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पर आधारित पांडुपोल सीरीज का अगला सवाल देख लेते हैं 10th। What is the meaning of the term competent authority in the RPWD Act? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में सक्षम प्राधिकारी शब्द का क्या अर्थ है? एन अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 49, एन अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 86, एन अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 50, एन अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 51। तो सक्षम प्राधिकारी जो इस प्रकार के मामले देखते हैं, इस प्रकार के केस देखते हैं, उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसको माना गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा एन अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 49। सेक्शन 49 के तहत जो भी प्राधिकारी होगा, जो अथॉरिटी होगी, उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलेंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के 49 सेक्शन में ये बताया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा एन अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 49। क्वेश्चन देख लेते हैं 11। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टर्म एस्टेब्लिशमेंट एज पर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार स्थापना शब्द में क्या शामिल है? ए गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट ओनली, अ प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट ओनली, अ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा ए नॉन प्रॉफिट एस्टेब्लिशमेंट। तो कौन होगा? स्थापना किसको बोलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट किसको कहेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा ए गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। या तो सरकारी एस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना शाखा है, या प्राइवेट स्थापना है, सभी को क्या बोलेंगे? एस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा ए गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या शामिल है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसको बोलेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। टेलीकॉम सर्विसेज, वेब बेस्ड सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट सर्विसेज, डिजिटल एंड वर्चुअल सर्विसेज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या शामिल किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टेलीकॉम सर्विसेज है, ये भी सूचना संचार प्रौद्योगिकी में आएंगे। वेब बेस्ड सर्विसेज अगर दी जा रही है वो भी शामिल होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सर्विसेज है वो भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल होंगे। डिजिटल एंड वर्चुअल सर्विसेज कोई दी जा रही हैं, उपलब्ध है, तो वो भी किस में हो जाएंगी? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल हो जाएंगी आरपीडब्ल्यूडी के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। साथियों, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है। बिल्कुल एक नया सीरीज शुरू की है नॉलेज मंडली ने, और इसको नाम दिया गया है पांडुपोल श्रृंखला।
पांडुपोल श्रृंखला के सारे क्वेश्चन हैं आरपीडब्ल्यूडी पर आधारित होंगे। ये क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, DSSB, सीटेट, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 13। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टर्म फंड एज पर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में फंड शब्द का क्या अर्थ है? ए कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय ए सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट, एन अथॉरिटी और बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, द नेशनल फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 86, ए लोकल अथॉरिटी और ए गवर्नमेंट कंपनी। तो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में फंड शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा सी होगा, द नेशनल फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 86। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के सेक्शन 86 में ये फंड को डिफाइन किया गया है। द नेशनल फंड कॉन्स्टिट्यूटेड, जो नेशनल फंड बनाया गया है उसको क्या बोला है? फंड नाम दिया गया है। किसमें? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द नेशनल फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 86 के तहत जो बनाया गया उसको फंड बोलेंगे। मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। According to the RPWD Act, what does the term government establishment include? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार सरकारी प्रतिष्ठान शब्द में क्या शामिल है? कॉर्पोरेशंस एस्टेब्लिश्ड बाई और अंडर ए सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट, अथॉरिटीज और बॉडीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार सरकारी प्रतिष्ठान है वो कौन कौन से हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। कॉर्पोरेशंस एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर ए सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट, मतलब कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? सरकारी प्रतिष्ठान में शामिल किए जाएंगे। और अथॉरिटीज और बॉडीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी अथॉरिटीज और बॉडीज होंगी वो क्या होंगी? सरकारी प्रतिष्ठान कहलाएंगे। गवर्नमेंट कंपनी है वो भी सरकारी प्रतिष्ठान कहलाएंगे। तो सरकार के द्वारा जो बनाए गए, स्थापित किए गए हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? सरकारी प्रतिष्ठान कहलाएंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत। और आपको पता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको सरकारी संस्थान है वो कई सारी सुविधाएं देती है, वहां पर अपने अधिकारों के लिए वो मांग कर सकते हैं, उनके द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं। तो सरकारी प्रतिष्ठान कौन से होंगे ये भी डिफाइन किया गया है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी वो। क्वेश्चन देख लेते हैं 15। हाउ डज द मेंशन ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूशन इन द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट रिलेटेड टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में संस्था शब्द का उल्लेख दिव्यांग व्यक्तियों से कैसे संबंधित है? फॉर द रिसेप्शन, केयर, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन एंड एनी अदर एक्टिविटीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में संस्था शब्द का उल्लेख दिव्यांग व्यक्तियों से कैसे संबंधित है? कोई संस्था है वो किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्तियों से रिलेटेड है, संबंध रखती है? तो यहाँ पर बताया गया है फॉर द रिसेप्शन, उनका स्वागत करने के लिए, केयर करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए जो संस्था होगी वो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित होगी। एजुकेशन देने वाली है वो भी दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित होगी। ट्रेनिंग से संबंध रखने वाली है उसको भी संस्था बोलेंगे। और रिहेबिलिटेशन पुनर्वास के लिए होती है या दूसरी एक्टिविटीज के लिए जो भी इंस्टीट्यूट कार्य कर रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे? संस्था बोलेंगे। किसके लिए? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को भी बताइए। नया सवाल देख लेते हैं 16। What is the correct meaning of the term high support as per RPWD Act 2016? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार उच्च समर्थन शब्द का सही अर्थ क्या है? किसको उच्च समर्थन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। मिनिमल सपोर्ट रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मॉडरेट सपोर्ट रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इंटेंसिव सपोर्ट रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा नो सपोर्ट रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। उच्च समर्थन किसे चाहिए होता है? किससे संबंधित हो जाएगा? उच्च समर्थन शब्द है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत किससे संबंधित हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इंटेंसिव सपोर्ट रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जिस व्यक्ति को बेंचमार्क दिव्यांगता है उसको इंटेंसिव सपोर्ट चाहिए होता है।
इंटेंसिव सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर शब्द का मीनिंग बताया गया है। इंटेंसिव सपोर्ट है वो हर आदमी को नहीं चाहिए होता है, विशेष केयर की जरूरत है। वो किसको चाहिए होती है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है जिसमें दिव्यांगता का लेवल उच्च होता है, उसको इंटेंसिव सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए उच्च समर्थन शब्द है वो बताया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा उच्च समर्थन, यानी कि हाई सपोर्ट का मीनिंग हो जाएगा इंटेंसिव सपोर्ट रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगला सवाल देख लेते हैं 17। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन मीन? समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? सेपरेट एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, एजुकेशन ओनली फॉर स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज, एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न टुगेदर, और डी ऑप्शन हो जाएगा एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज आर एक्सक्लूडेड। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर बहुत बढ़ावा दिया गया है, समावेशी शिक्षा को लागू कर दिया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार समावेशी शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मीनिंग हो रहा है? एनईपी 2020 है वो इंडिया में लागू हो चुकी है। इसके साथ में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 आ चुका है। तो एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज के लिए काका सीरीज देखिए, कंप्लीट एनईपी है, काका सीरीज में दी गई है। अगर आपने देखी है तो जरूर देखिए। इसके साथ में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2023 पर आधारित मूसी महारानी की छतरी सीरीज देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। यहाँ पर देख लेते हैं समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ हो रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न टुगेदर। जहां पर सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक साथ में पढ़ाई करते हैं उस एजुकेशन को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। अगर डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको विशेष विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा तो उनके मन में ये कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि हमें इसलिए दूर रखा गया, इसलिए अलग विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है कि हमारे शरीर में कोई कमी है, कोई विरूपता है, कोई दिक्कत है, इसलिए अलग पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ना आए इसके लिए क्या किया गया है? इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है कि सामान्य बच्चों के साथ में डिसेबल्ड बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन बोल रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग बताया है, एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न टुगेदर, एक साथ में पढ़ाई करें जिससे उनके बीच में कोई फर्क नहीं महसूस हो, वो भी अपने आप को बराबर का माने। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का एसेंस हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, व्हाट डज द टर्म लोकल अथॉरिटी मीन? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी शब्द का क्या अर्थ है? अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, अ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, अ म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी किसको बोलेंगे? स्थानीय प्राधिकारी जो इसके लिए केयर गिवर हो सकता है या उसको सपोर्ट दे सकता है या रजिस्टर कर सकता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? स्थानीय प्राधिकारी किसको निर्धारित किया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। जहां बच्चा लोकल रहता है, म्युनिसिपैलिटी में रहता है या पंचायत में रहता है, वो क्या हो जाएगा? स्थानीय प्राधिकारी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। What is the definition of persons with benchmark disability as per RPWD Act 2016? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति की परिभाषा क्या है? बेंचमार्क विकलांगता किसको बोलेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी दैट इज नॉट डिफाइंड इन मेजरेबल टर्म्स, ए पर्सन विद ए डिजीज दैट इज डिफाइंड इन मेजरेबल टर्म्स, मेकिंग फन ऑफ ए डिसेबल्ड पर्सन इन सोसाइटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा ए डिसेबल्ड पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट। क्या सही उत्तर हो जाएगा? बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को कैसे डिफाइन किया गया? कौन सा व्यक्ति बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी दैट इज नॉट डिफाइंड इन मेजरेबल टर्म्स। मतलब कि उसको आप मेजरेबल टर्म में नहीं ले सकते, ये नहीं बोल सकते कि इतने परसेंट डिसेबिलिटी है, बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी होगी तो मेजरेबल टर्म्स में आप मेजर नहीं कर सकते। किसी विकलांगता को, दिव्यांगता को आप मेजर नहीं कर सकते, तो उसको आप क्या बोलेंगे? बेंचमार्क विकलांगता या दिव्यांगता बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा,
अ पर्सन विद ए डिसेबिलिटी दैट इज नॉट डिफाइंड इन मेजरेबल टर्म्स, उसको क्या बोलेंगे? बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलेंगे। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर आधारित पांडुपोल श्रृंखला फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 20। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी? दिव्यांग व्यक्ति की परिभाषा क्या है? वहां क्वेश्चन है वो बदले गए हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी में क्या अंतर है ये भी डिफाइन किया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। तो दिव्यांग व्यक्ति की परिभाषा किस रूप में मानी जाएगी? कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। अ पर्सन विद ए फिजिकल इम्पेयरमेंट, अ पर्सन विद ए मेंटल इम्पेयरमेंट, अ पर्सन विद एन इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? दिव्यांग व्यक्ति की परिभाषा किसको दिव्यांग बोलेंगे आप? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ए पर्सन विद ए फिजिकल इम्पेयरमेंट, अगर उसके शारीरिक कोई दोष है तो उसको क्या बोलेंगे? डिसेबल्ड पर्सन बोलेंगे। या मेंटल इम्पेयरमेंट है, मानसिक कमजोरी है, मानसिक बुद्धिमत्ता, मानसिक डिसेबिलिटी है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? डिसेबल्ड पर्सन बोलेंगे। या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है तो उसको भी क्या बोलेंगे? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बोलेंगे। दिव्यांग व्यक्ति की श्रेणी में वो आ जाएगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो मेजरेबल नहीं होती है, आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं परंतु उसके शरीर में कोई न कोई दोष जरूर है, उसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो पाई जाती है, तो उसको आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोल रहे हैं। फिजिकल इम्पेयरमेंट, मेंटल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट कोई है तो उसको आप क्या बोलेंगे? दिव्यांग व्यक्ति बोलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इस तरीके से फ्रेंड्स आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के कौन कौन से अधिकार होते हैं और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कौन व्यक्तियों को शामिल किया गया है, इस पर आधारित एक बिल्कुल नायाब सीरीज शुरू की गई है जिसको नाम दिया गया है पांडुपोल श्रृंखला। पांडुपोल श्रृंखला में द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उस पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो लाए जाएंगे। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके लिए आने वाले हैं, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डीट्रिपल-एसबी, सीटेट, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।